बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा साबिक चीफ जस्टिस वजीउद्दीन साहब का एक अहम बयान आज सामने आया जो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ है। उन्होंने कहा इमरान खान को दयानतदार कहना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उनके किचन का खर्चा, उनके घर का खर्चा जहांगीर तरीन जैसे लोग चलाते थे। जिस शख्स के तस्मे भी अपने ना हो वो कैसे दयानतदार या ईमानदार हो सकता है? ये इल्ज़ाम वजीउद्दीन ने लगाया इमरान खान पर। इस इल्ज़ाम की टाइमिंग कितनी अहम है? फवाद चौधरी साहब ने फौरी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने वजीउद्दीन को मस्खरा कह दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग होने के बाद, पार्टी से निकाले जाने के बाद वो इस तरह के बयानात देने में मशहूर हैं। लेकिन उनके इस बयान की टाइमिंग कितनी अहम है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा हम आगे चलकर बात करेंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने मीडिया को ब्रीफिंग भी दी। उसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम के मामले पर अपोजिशन जमातों को अपना मुस्बत रोल प्ले करना होगा। क्या सियासी जमातें, अपोजिशन की सियासी बड़ी जमातें इस अहम मामले पर मुस्बत रोल प्ले करती नजर आ रही हैं, या आने वाले दिनों में वो हुकूमत का इस मामले पर साथ देंगी? और शरह सूद में हुकूमत की जानिब से आज फिर स्टेट बैंक की जानिब से इजाफा किया गया 1%। तो क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर महंगाई का तूफान आने वाला? तो फवाद चौधरी साहब ने आज मीडिया ब्रीफिंग में यह भी कहा कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है इस रीजन का। शहबाज शरीफ साहब ने इस पर जवाब दिया कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। कल शहबाज शरीफ साहब FIA के रूबरू पेश हुए थे। वहां पर FIA हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया। जराए बता रहे हैं कि वो FIA हुकाम को मुतमईन नहीं कर सके, जबकि आज एक खबर सामने आई कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस था, उसमें नैब रेफरेंस को कानून से तजावुज करार दे दिया है। क्या आने वाले दिनों में किसी को रिलीफ, किसी को तकलीफ मिलने वाली है, कोई बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया स्काइप पर सीनियर तज्जियाकार ज़ैगम खान साहब ने, और स्काइप पर ये में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार अमीर अब्बास साहब। ज़ैगम खान साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, कितनी अहम टाइमिंग आप देख रहे हैं जस्टिस वजीउद्दीन साहब की, जो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को दयानतदार कहना दुरुस्त नहीं? देखिए, इसकी जो अहमियत, अगर आप सियासी अहमियत की बात करते हैं, क्योंकि टाइमिंग का मतलब उसकी सियासी अहमियत है, तो एक तो वो उस लिहाज से अहम है कि ये एक ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान इलेक्शन के मोड में जा रहा है, और जो इमरान खान साहब हैं और जो PTI है, उनका बुनियादी नैरेटिव दयानतदारी का ही रहा है और दूसरों को वो डिसऑनेस्ट कहते रहे हैं। इस तरीके से एक ज़र्ब तो है, और ये इल्ज़ाम एक ऐसे शख्स की तरफ से आया है जो इमरान खान साहब के करीबी साथियों में से थे, जिन्होंने पहला इलेक्शन कराया और इस इलेक्शन पर बहुत एतराज़ उठाए। PTI का जो अंदरूनी इलेक्शन है, मेरा मतलब है उससे, और ख़ुद जिन्हें अबव बोर्ड समझा जाता है, जिनका बहुत एहतराम किया जाता है पाकिस्तान में, अपनी इंटीग्रिटी की वजह से और अपनी पोजीशन की वजह से। लेकिन मेरे ख्याल में जो ज़्यादा अहमियत जिस बात की होनी चाहिए, वो सवालात हैं जो उन्होंने उठाए हैं। देखिए, हमारा ये काम नहीं है कि किसी पे ऑनेस्ट का टैग लगाएं या डिसऑनेस्ट डिक्लेयर करें। हमारा काम जो है वो सवाल उठाना और उनको एनालाइज करना है। और जो वजीउद्दीन साहब ने जो बात की है उसमें बहुत वजन है, और हमें लगता है कि इमरान खान का आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ईमानदारी के जो बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स होते हैं लीडर्स के, कम अज़ कम उसके साथ मुताबिकत नहीं रखते। आप देखिए, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब कोरोना से पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में गए थे, गालिबन 2 साल इस बात के हो गए होंगे, और वहां उन्होंने बड़े फख्र से कहा था कि मैं कौमी जो है फंड से मैंने खजाने पर बोझ नहीं डाला, बल्कि किसी और ने मेरा खर्च जो है वो उठाया है। और आपको याद होगा उसी मौके पर यूरोप की एक लीडर खातून ने ये कहा था, इस पर कमेंट करते हुए, कि हम तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी की प्राइवेट फंडिंग से इस तरह की मीटिंग में आए। तो ये जो बैनुल अक़वामी नॉर्म है ईमानदारी के, ये बात खिलाफ थी, क्योंकि जो आपको लेकर आया, अगर वो सिर्फ आपके साथ ही फिर रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस तो बढ़ गया, फिर वो अंदर जाके फायदा उठा सकता है। और आप ये देखिए कि बहुत सी चीजें, अब जो उनकी बात है, आपको थोड़ा सा उसका मैं क्विकली तज्जिया करूंगा। देखिए, एक तरफ इस बात में क्या कोई शक है कि इमरान खान की जो कैंपेन थी उसमें जो उन्होंने जहाज यूज किया वो एक शुगर मिल का जहाज था, शुगर मिल की बाकायदा मलकियत था। उन्होंने जो हेलीकॉप्टर यूज किया वो एक शुगर मिल का था। उनकी कैंपेन पाकिस्तान की महंगी तरीन कैंपेन थी,
और उसमें उन लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी जिनकी बिजनेस जो है वो शुगर है। और क्या इस बात में भी कोई शक है कि गुज़श्ता 3 साल में उसी शुगर इंडस्ट्री ने 265 अरब रुपए का नाजायज मुनाफा कमाया है और उनसे कुछ नहीं पूछा गया? ये एक सवाल तो है ना जी। इमरान खान साहब ने डायरेक्टली ये ना किया हो, लेकिन उनके हुकूमत में आने से पहले भी एक काम हुआ और उनके हुकूमत के में आना हुआ, जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इसी तरीके से पार्टी फंडिंग जो है उस पे जो सवालात हैं, उस पर ही हैज नॉट बीन एबल टू कम क्लीन। उनकी पार्टी जो है मुसलसल एवेट कर रही है, अवॉइड कर रही है इस केस को, जो बहुत से पे सवालात उठाता है, कई लेवल पे उठाता है कि ये फंडिंग किससे की गई, क्या ये ममनुआ फंडिंग थी, क्या गैर मुल्कियों ने फंड दिए, क्या जी। कारपोरेशन ने फंड दिए जो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के खिलाफ है, क्या उन फंड्स को गैर कानूनी जराए से यानी हुंडी के जरिए से पाकिस्तान में लाया गया, क्या उनको ऐसे अकाउंट्स में रखा गया जो डिक्लेयर नहीं किए गए, क्या उनका ठीक तरह से ऑडिट नहीं कराया गया, क्या उनको इस तरीके से खर्च किया गया जो पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग के उनके ठीक। खिलाफ थे। इन सवालों का हमें आज तक जवाब नहीं मिला। और आखिरी बात, उनके घर जो बरी गाला का घर है उसको जिस तरीके से रेगुलराइज किया गया, इसका मतलब है वो इर्रेगुलर या गैर कानूनी घर था। उसी तरीके से एक फ्लैट जो बहुत महंगा फ्लैट है जिस बिल्डिंग में है, उसको भी रेगुलराइज किया गया, और जिसके मुकाबले में कराची में आपने देखा कि एक बिल्डिंग को किस तरह गिराया गया। ठीक। तो ये सब चीजें ऐसे सवालात उठाती हैं जिनके जिनके रिपरकशंस इमरान खान साहब की इंटेग्रिटी पर आते हैं। हारिस नवाज साहब, आप भी मुत्तफिक हैं? जैसे जैगम साहब ने कहा कि वजीउद्दीन साहब की बात में काफी वजन है, आपको भी वजन लगता है? देखिए, आई disagree with Jagam साहब. I've got my own as a citizen of जी। Pakistan. First of all, if you compare Imran Khan with People's Party and PMLN, I think it's very clear. और एक अगर रिटायर्ड चीफ जस्टिस बात करते हैं, तो then he should have come up with the facts and figures to blame and level allegations. To spoil reputation is not good. आप मुझे ये बताइए कैसे 50 लाख रुपए एक बनीकल का खर्च हो सकता है वहां पर, जबकि वो एक चाय के साथ में एक आध बिस्किट के अलावा किसी को खिलाता नहीं इमरान खान। ना वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की फैसिलिटीज अवेल कर रहा है, ना वो इस तरह की फैसिलिटीज अवेल कर रहा है। उसके बाद वो जो क्लियर बात है कि बाहर जाते जितने दौरे किए हैं, आई थिंक बहुत डिफरेंस है जो पीपल्स पार्टी के दौरे में पीएमएलएन जो 6 स्टार होटल में जाकर ठहरते थे, स्टाफ भी ठहरता था, हाउ दे यूज्ड टू स्प्राउट मनी विद दैट, वी ऑल नो इट। उसके बाद यही आप देखें कि बनी कला के घर, एक घर अगर उसके पास है, कंपेयर इट विद अदर्स, सी द डिफरेंस। आई थिंक मुल्क में ये खुदा के लिए हमें ये सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। अभी तक अगर हम उन्हीं पार्टियों को लेके चलते रहेंगे तो ये हम कभी भी अपने मुल्क को आगे तरक्की के लिए नहीं ले जा सकते। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी है या पीएमएलएन है या पीएमएलएन की लीडरशिप है, सारे लूट खसूट करके बाहर बैठे हुए हैं, वहां से बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इज इट अ डेमोक्रेसी? ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से निकलें। वी शुड गेट आउट ऑफ द मॉलिसी पॉलिटिक्स। जी बाप बेटा दादा परदादा सारे के सारे अमेरिका में या इंग्लैंड में कौन से एक ट्रम्प के बाद या वहां के बाद कौन से उनके बच्चे हैं? लेकिन हारिस नवाज साहब, हम कंपैरिजन किस तरह कर सकते हैं नवाज शरीफ साहब से या आसिफ जरदारी साहब से इमरान खान साहब का? इमरान खान उनको करप्ट कहते हैं, और अगर खुद ही जिस तरह जैगम साहब ने कहा कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरते, जैसे कि अगर उनके घर का खर्चा कोई और उठाता है तो उसके पीछे भी कोई वजह तो होगी ना? एक के कहने से नहीं बात, मुझे ये बताएं कि एक आदमी के कहने से ही कंफर्म बात हो गई। आज मैं खड़ा होकर कह दूंगा जी सो के 1 करोड़ रुपया घर पे खर्च होता है, इट इज डन। आई थिंक इट इज अनलेस इट इज वेरीफाइड, इट इज प्रूवन। या तो बुलाए ना जैसे जैसे वजीउद्दीन को आके कहीं कोर्ट पे, हाँ जी ये मेरे पास प्रूफ है, फिर तो ठीक है। और इलेक्शन कैंपेन में हमेशा पार्टी फ्रंट फंडिंग करते हैं, अमेरिका में भी हर जगह बिजनेस कम्युनिटी फंड करती है, प्राइवेट फंड होते हैं। यस यू डोंट यूज गवर्नमेंट फंड डेफिनेटली, ठीक है। तो आई थिंक इन चीजों में भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये कितना कंपैरिजन अगर करें। और यस, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि सारा माफिया, सारे पॉलिटिशियंस, सारी ऑपोजिशन, सारे जो गैंग अप किया हुआ है, और इवन टू एन एक्सटेंट ब्यूरोक्रेसी, everybody is ganged up to ensure कि he is failed और दोबारा वही सिस्टम आ जाए, वही अमेरिका के आप हाथ जोड़ना शुरू कर दें, वही खिदमतगार आ जाए, वही माफिया आ जाए, वो शुरू कर दे। ये बात
But we don't want, we are sitting in inertia. We don't want ठीक, change. These right. are things I think we must realize कि पाकिस्तान के लिए क्या करना है. अमीर अब्बास साहब, आप भी समझते हैं वजीउद्दीन साहब ने कहा कि जिस शख्स के तस्मे भी अपने ना हो वो दयानतदार कैसे हो सकता है? इस बयान की टाइमिंग कितनी अहम है? अच्छा जवाब, इंटरेस्टिंगली ये जो बात जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने की है वो मेरे ही प्रोग्राम में की है जी, और ये आज का प्रोग्राम नहीं है. ये प्रोग्राम मैंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हुए थे अगस्त में, 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था. तो हमने अगस्त 2021 में इमरान खान साहब की 3 साल कारकर्दगी पे जब प्रोग्राम किया तो उसमें जस्टिस वजीउद्दीन साहब मेरे साथ थे उस प्रोग्राम में, और उसमें उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की थी जो मुझे नहीं समझ आई कि वो आज से 1-2 दिन पहले यानी कल और परसों में वो प्रोग्राम निकली है. जो क्लिप है प्रोग्राम का वायरल वो कैसे वायरल होना शुरू हुआ, और वो उसके बाद फिर ये सारी बहस इस वक्त हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जनरेट हो गई है कि इमरान खान चूंकि जहांगीर तरीन हो, अलीम खान साहब हो, उनके हवाले से इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं वो ये बात मुसलसल करते चले आ रहे हैं पिछले 5-6 साल से कि ये इमरान खान की एटीएम्स हैं जहां वो अपना एटीएम कार्ड डालते हैं और पैसे निकलवाते हैं, और वो उनके पास इनडेफिनेट वो एक तरह से क्रेडिट लिमिट है कि वो जितने पैसे चाहे सियासत में इनके इस्तेमाल करें. लेकिन इससे पहले कभी किसी ने इतने वाज़ेह अल्फाज में इस बात का जिक्र नहीं किया था जिन अल्फाज में जस्टिस वजी साहब ने मेरे प्रोग्राम में जिक्र किया कि इमरान खान साहब को पहले जहांगीर तरीन और उनके लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे घरेलू अखराजात के लिए, और उसके बाद ये रकम बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई क्योंकि ये इमरान खान साहब की तरफ से मुतालबा था कि इतने में हमारा गुजर बसर नहीं होता. अच्छा, जहां तक इमरान खान साहब की अपनी जाती फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी का ताल्लुक है तो उसको हम 2 तरह से परख सकते हैं. एक है बतौर पाकिस्तानी सिटीजन या बतौर एक पॉलिटिशियन, और दूसरी है बतौर पब्लिक ऑफिस होल्डर. तो एक बात तो तयशुदा है कि 2018 से पहले इमरान खान कभी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे. तो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की करप्शन है और किसी पॉलिटिशियन की या लेमैन की करप्शन है उसमें बहरहाल एक फर्क जरूर होता है. मैं करप्ट हो सकता हूं, आप कोई करप्शन कर सकते हैं, ब्रिगेडियर साहब अपनी हैसियत में कोई करप्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्रिगेडियर साहब सर्विस में करप्शन करें तो वो और नोयत की करप्शन, एब्सोल्युटली, उसका पैमाना भी मुख्तलिफ है. उसके ऊपर दुनिया में बहुत सख्त किस्म के मयारात रखे हुए हैं, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है. उसमें हुकूमतों का तख्ता उलट जाता है अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो करप्शन करे. तो इमरान खान साहब की जो जिंदगी हमारे सामने 2 हिस्सों में है. एक 2018 से पहले की जिंदगी है, एक 2018 से लेकर अब तक की जिंदगी है. इस दोनों ये जो दोनों अखबार हैं, एक बात तो उसमें बड़ी वाज़ेह है जवाब कि इमरान खान साहब ने कोई बज़ाहिरन नजर आने वाली ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट्स नहीं बनाए जिनके ऊपर हम ये सवाल उठाएं कि ये है बेसिकली गेन ऑफ इलीगल ट्रांजैक्शंस और गेन ऑफ अननोन सोर्सेस, जैसे शरीफ खानदान पर इल्जाम है या भुट्टो. लेकिन अमीर अब्बास, फॉरेन फंडिंग केस फिर क्या है? वो यही तो है. नहीं, फॉरेन फंडिंग केस में ये कहीं पे भी नहीं है कि उस पैसे से इमरान खान ने ऑफशोर कंपनीज बनाई या उस पैसे से इमरान खान ने जो है वो लंदन में अपार्टमेंट्स बनाए, या उस पैसे से इमरान खान ने रमजान शुगर मिल या हुदैबिया शुगर मिल बनाई, या उस पैसे से इमरान खान ने कोई स्विट्जरलैंड में या सरे महल को खरीदा, या उसने शुगर मिल्स लगाई, या उसने कोई ऐसा कोई इल्जाम नहीं है फॉरेन फंडिंग केस के अंदर. फॉरेन फंडिंग केस में इरेगुलरिटीज जरूर हैं और उसको होना चाहिए जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट. और उसमें अनफॉर्चुनेटली वो तहरीक इंसाफ रुकावट बनती चली आ रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन में. अगर इनका दामन साफ है, और मैं इनको शक का फायदा देता हूं कि इमरान खान साहब ने अपनी जात में शायद करप्शन नहीं की होगी फॉरेन फंडिंग केस में, उनके लोगों ने हो सकता है उसमें कोई बहती गंगा में हाथ धोए हो. उनको इमरान खान साहब को खुद चाहिए था कि वो इलेक्शन कमीशन को लिखते कि भाई मेरा कैरेक्टर स्टेक पे लगा हुआ है, मेरी पॉलिटिक्स स्टेक पे लगी हुई है, ये एक बहाना है मेरी ऑपोजिशन के पास और मीडिया के पास, इसको एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसको रिजॉल्व करें. बहरहाल वो एक और हालांकि वो इस पर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा. कई बार वो ये कह चुके हैं. वो तो ये कह रहे हैं ना, वो तो ये कह रहे हैं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन उनको क्लीन चिट नहीं देखता, जब तक वो उनको एग्जॉनरेट नहीं करेगा, हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब की पार्टी में से जो है वो बरी जिम्मा है. जवाब इसमें एक और पॉइंट और हाईलाइट
जी इमरान खान साहब की जात के ऊपर जो है ये जो बातें जस्टिस साहब ने फरमाई वो भी नामुनासिब है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये बात ठीक है, इमरान खान साहब ने उनसे वो गाड़ियां ली हैं इस्तेमाल करने के लिए, या वो यानी वो जो 30 लाख और 50 लाख है वो जरूरी नहीं कि ये हार्ड कैश की सूरत में इमरान खान साहब को मिलते हैं। उसके मुख्तलिफ जराए भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जहांगीर तरीन साहब ने उनको 2-3 गाड़ियां दी हों कि आप ये गाड़ियां इस्तेमाल करें, या इमरान खान साहब के घर पे कोई मुलाजिम 10-15 रखे हुए हों जहांगीर तरीन साहब ने, या उनको गार्ड्स दिए हों। यानी मुख्तलिफ नौयत की शक्ल में जिसको अगर आप जिसकी फाइनेंशियल वर्थ देखें तो वो बनती होगी 30 लाख या 50 लाख। मेरा नहीं ख्याल। हारिस नवाज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैगम साहब का पॉइंट लूंगा ब्रेक के बाद। हारिस साहब आप ये कहना चाह रहा जी मैं ये कहना चाह रहा जवाब के देखिए पीएमएलएन का भी फंडिंग केस है, पीपल्स पार्टी का भी, उसके बाद पीपल्स पार्टी का भी है। दे आर द मोर सीनियर, उनके केस डिसाइड करें, उनके केस के बाद इनको ले आज के एक को बात कर देना उनको कोई जिक्र ही नहीं करता। ये शुड अंडरस्टैंड के ये पीएमएल और पीपल्स पार्टी के केस तो अभी कल की बात है। फारूक हबीब साहब ने फाइल किया एक केस, एक तकरीबन 1-2.5 से ज्यादा का अरसा हो गया फाइल हुआ, पहले उसका रिजल्ट आने थे। मैं जैगम साहब का पॉइंट लूंगा इस पर ब्रेक के बाद। वो यकीनी तौर पर दोनों मेहमानों से इख्तिलाफ कर रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ईवीएम के मामले पर। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। क्या अपोजिशन जमातें या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर अपना मुस्बत रोल प्ले करेंगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात हो। वेलकम बैक। ईवीएम का मामला बड़ा अहम है। इस पर हुकूमत ये चाहती है कि अपोजिशन जमातें या बड़ी सियासी जमातें उसका साथ दें इस मामले पर और इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जाए। और आज स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में भी 1% का इजाफा किया गया, जिससे यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ज़ेगम साहब, आप क्या समझते हैं, सियासी जमातें अपना किरदार अदा करेंगी? और जो इससे पहले हम बात कर रहे थे जस्टिस वजीउद्दीन के बयान के हवाले से, हमारे दोनों मेहमानों ने आपके पॉइंट से इख्तिलाफ किया था। उन्होंने कहा था 2018 से पहले की जिंदगी और 2018 के बाद की जिंदगी में बहुत फर्क है। इमरान खान साहब, देखिए, इस वक्त हम कोई कंपैरिजंस नहीं कर रहे, कंपैरिजंस बेसूद हैं। हर लीडर जो है वो तारीख की अदालत में भी खड़ा है और हर लीडर जो है वो कानून की अदालत में भी खड़ा है। यहाँ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑनेस्टी के, क्या उस पे इमरान खान का कंडक्ट पूरा उतरता है या नहीं उतरता है। और जो मैंने सवालात उठाए हैं, क्या ये सवालात गलत थे? क्या जो शुगर इंडस्ट्री है उन्होंने इमरान खान के इलेक्शन को फंड नहीं किया? क्या उसी शुगर इंडस्ट्री ने इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद जो है 265 बिलियन रुपए नहीं छापे? देखिए, ये भी पूरी दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि अगर हुकूमत में आने से पहले कोई लीडर किसी से फ़ायदा उठाता है और जिससे फ़ायदा उठाता है वो हुकूमत में आने के बाद उस लीडर से फ़ायदा उठाते हैं, तो इसको ऑनेस्टी के ख़िलाफ़ समझा जाता है और बहुत शदीद खिलाफ समझा जाता है और इस पर भी लोगों को इक़्तिदार से जाना पड़ता है। इसी तरह मेरा ख्याल है मेरे कोलीग्स ने अमीर अब्बास साहब ने इससे इत्तफाक किया कि जो इलेक्शन का जो पार्टी फंडिंग केस है उसको रिजॉल्व होना चाहिए। उसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर रहे? और वो मामूली बात नहीं है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग है उसको दुनिया भर में बहुत सीरियस समझा जाता है। पाकिस्तान की मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान का कानून है वो इजाज़त नहीं देता किसी पार्टी को कि वो गैर मुल्की से फंडिंग लें। वो इस बात की भी इजाज़त नहीं लेता कि वो किसी कारपोरेशन से फंडिंग लें। और यहाँ पर आप गौर से देखिए कि क्या क्या चीज़ें एट स्टेक हैं, वो बहुत सीरियस हैं। और फिर देखिए, ऑनेस्टी में ये भी तो बात है ना कि आप कानून को जिस तरीके से दूसरों पे अप्लाई करते हैं उसी तरह अपने ऊपर अप्लाई करें। तो ये क्या बात है कि आपका घर जो है जो इलीगल बना हुआ है, ये तस्लीम हो गया कि गैर कानूनी तौर पे बना हुआ है, वो चंद लाख देकर रेगुलराइज हो जाए और दूसरे गरीबों के घर जो है उनकी बिल्डिंग से ढा दी जाए। क्या ये ऑनेस्टी के मुताबिक है? तो कंपैरिजन करना तो मेरे ख्याल में कोई बेमकसद चीज है। मैं इस पर पॉइंट लूंगा। आप जरा सियासी जमातें ईवीएम के मामले पर आप समझती हैं हुकूमत का साथ देगी? तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मुस्बत रोल प्ले करें। जी बिल्कुल नहीं देंगी। और क्यों देना चाहिए? मुझे बताइए, ईवीएम कौन सी इल्हामी मशीन है जिसकी वजह से सिस्टम में ऑनेस्टी आ जाएगी? इस वक्त मसला तो ट्रस्ट का है। मसला ये है इलेक्शन इस्लाहात की बात तो इमरान खान साहब करते थे। ये उन वादों में से एक बड़ा वादा था उनका जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में किया।
जी, उनके 1 लाख वादे थे और कौन से पूरे हो गए? ये वादा ऐसा है जिसका सिस्टम से ताल्लुक है, जिसका रूल्स ऑफ द गेम से ताल्लुक है। ये एक पार्टी की बात नहीं है, ये जमहूरियत की बात है, ये तमाम पार्टीज़ की बात है। इमरान खान साहब ने तो 33% वोट लिए थे ना, 67% लोग जिन दूसरों ने लिए हैं, उनको भी मुतमईन करना ज़रूरी है। और इस पर जो सवालात उठे, वो बहुत अहम हैं। आप ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने क्या सवालात उठाए हैं। वो कहते हैं, पहली बात है कि ये मशीन टैंपरिंग प्रूफ नहीं है, इसमें कुछ चिप चेंज हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इसकी जिसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, और उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल नामुमकिन है कि ये तय की जाए कि हर मशीन जो है वो ऑनेस्ट होगी। इसमें टाइम चाहिए, आपको पहले पायलट करना है, पहले लेके चलना है। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी सब में ईवीएम यूज नहीं होती, अक्सर में यूज नहीं होती, चंद में यूज होती है। अब आप देखिए कि इलेक्शन एक्ट जो 2017 था, उसको बनाते हुए 3 साल लगे, 110 मीटिंग हुई। उस वक्त की हुकूमत ने इंश्योर किया कि हर पार्टी ऑन बोर्ड हो, हर पार्टी उस पर साइन करे। पीटीआई जितनी भी मुखालिफ थी उस हुकूमत की, उन्होंने इंश्योर किया कि पीटीआई भी उसकी हर क्लॉज से अग्री करे, क्योंकि ये रूल्स ऑफ द गेम्स की बात है। इसको एक पार्टी बुलडोज नहीं कर सकती। मसला इस वक्त ये है कि हमारे इलेक्शन सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है, और उसकी वजह टेक्नोलॉजी हरगिज नहीं है, उसकी वजह कानून भी नहीं है। क्या जो पार्टियां शोर मचा रही हैं कि हमसे इलेक्शन छीना गया, क्या वो ये कह रही हैं कि पिछला जो कानून था इलेक्शन का, उसमें कोई सुकम था कि उसको चेंज करें तो इलेक्शन ठीक हो जाएगा? जो वजूहात हैं पाकिस्तान में इलेक्शन पर अदम एतमाद की, उसको दूर होने चाहिए। और उसको दूर करने का तरीका ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे और देखें कि किस तरीके से एक ऐसा इलेक्शन लाया जा सकता है जिसपे सबका एतमाद हो, जिसपे कौम का एतमाद राइट। हो। क्योंकि अगर इलेक्शन की साख नहीं होगी तो फिर जमहूरियत की साख भी नहीं होगी, हारिस नवाज और साहब। जमहूरियत की साख नहीं जी। होगी तो फिर जो है स्टेट की साख भी नहीं होगी। ठीक। हारिस नवाज साहब, तमाम जमातें एक पेज पर इस मामले पर आती, आपको मुस्तकबिल करीब में नजर आ रही? देखिए, नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन बात यह है कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दी, उसके सारे पॉइंट बताए, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अपोजिशन पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि जो जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो दे? अपोजिशन ने एक पॉइंट नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने वो पॉइंट दिए जो बच्चे भी नहीं पॉइंट दे सकते, उनमें ज्यादातर ये पॉइंट थे। बात ये कि आपको जब आपको अलाउड है एज ए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप मशीन को इंपोर्ट करें, आप उसको मैन्युफैक्चरर को 50 पॉइंट दें कि हमें ये स्नैक्स हमें आके सेटिस्फाई करें। ये नहीं होने चाहिए। इलेक्शन किसने करवाना है? हुकूमत पाकिस्तान ने करवाना है या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कराना है? और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान साफ पार्टी लगता है कि एंटी गवर्नमेंट, एक तो ये बात ये है, इज माई पर्सनल ओपिनियन। फिर बात ये कि आप ये बताइए कि जब आप कहते हैं ठप्पा लग गया, जाली वोट हो गए, मरम्मत वोट हो गए, वेयर डू वी एंड अप? अगर एक दफा तो शुरू करेंगे ये सिस्टम, तभी तो छूट करते हैं सिस्टम सबको, सारे करप्शन करते हैं। जब आप ये चीजें स्नैक दूर करके देन यू होल्ड इलेक्शन, आई डोंट थिंक दिस शुड बी एनी। और उसके बाद आप करें ना, इसमें इंटरनेट आप कोई हैक कर लेंगे, ना इसमें कोई और बग्स कर सकते हैं। तो आप रिक्वायरमेंट दें उनको अपने, उसके हिसाब से फिर दोबारा आए, फिर डेमोन्स्ट्रेशन अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन दे, और जब सेटिस्फाई हो गए उसके बाद मेक इट अ पार्ट ऑफ द इलेक्शन। दैट्स वेरी सिंपल। अमीर अब्बास साहब, आप भी समझते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत को किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल पार्टी से या ऑपोजिशन से हेल्प इस मामले में नहीं मिलने वाली, कोई अपना पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगा? देखें, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है जवाब कि हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन है, वैसे तो डेमोक्रेसी में जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है उसमें ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, ऑपोजिशन को वॉचडॉग कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन होती है वो कोई भी हो, वो इमरान खान हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, मैं एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो ऑपोजिशन होती है वो इन दोनों में से कोई काम नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ गंद मारती है, वो सिर्फ और सिर्फ जलील करती है, सियासत करती है, टांगे खींचती है, और हुकूमत को अनस्टेबल करती है। ये काम कहीं नहीं होता किसी एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी के अंदर। खैर, हम क्योंकि डेवलप्ड डेमोक्रेसी भी नहीं है, तो उसकी भी ये भी एक वजह हो सकती है इसके पीछे। तो यही काम इमरान खान करते थे, यही काम आज नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। आप देखें कि इलेक्शन से वेरी नेक्स्ट डे सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो गई
और वो एक बड़ी यादगार तस्वीर है जिसको फ्रेम करवा के रखना चाहिए हमें, जिसमें सारे को 15-20 पार्टीज के लीडर्स जी उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि जी धांधली हुई, हम मुस्तरद करते हैं। फेयर इनफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने अपना राइट एक्सरसाइज किया। वो दिन और आज का दिन, कभी पीडीएम, कभी कोई और प्लेटफॉर्म, कभी किसी नाम से मार्च, कभी किसी नाम से एहतजाज, ये इस तरह अगर आप रखेंगे रविश इस मुल्क के अंदर, अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली कम से कम नून लीग को तो ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नून लीग के दौर में इमरान खान ने ये काम किया था, और उस जमाने में नून लीग ये कहा करती थी कि हमें इमरान खान काम नहीं करने दे रहा, हमें इमरान खान फलां काम नहीं करने दे रहा, हमें इमरान खान ये नहीं करने दे रहा, इमरान खान बड़ा ऐसा है, इमरान खान वैसा है। आज वही नून लीग ये काम कर रही है इमरान खान के खिलाफ। तो आखिर आप इस सिलसिले को कहां जाके रोकेंगे? और आप लिख लें ये बात कि अगर 2023 में इमरान खान हारते हैं, नून या पीपल्स पार्टी पावर में आएगी, तो जो भी ऑपोजिशन में होगा, इमरान और दूसरी पार्टी, ये वही काम कर रहे होंगे उनके खिलाफ। तो आखिर हमने कहीं इस सिलसिले को रोकना है या नहीं रोकना? ये जो खुद गर्जी है सियासत के अंदर, इस खुद गर्जी को कहीं रोकना है, इसको सिलसिला थमना चाहिए या ऐसे ही जारी रखना है हमने? तो मेरा ख्याल है हमारे जो हम लोग हैं जिनका किसी पार्टी से या किसी से कोई वाबस्तगी नहीं है और हम चीजों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम इस मुल्क में एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करें जो इन सबको एक शटअप कॉल दे। किसी एक पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए हमें, इनको शटअप कॉल दे मिलनी चाहिए तीनों पार्टीज को, जो बड़ी पार्टियां, बाकी बेचारी तो उनकी क्या हैसियत औकात है, वो तो इन्हीं के दुम छल्ले बन के काम करती है ना। असल तो ये 3 पार्टियां हैं जो सारी इस मुल्क के अंदर हलचल पैदा कर रही होती हैं, हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो। तो अभी भी आप देख लें, ये 3 साल, 3.25 साल से इमरान खान को निकालने के चक्कर में है और नहीं निकाल पाए। भाई आप नहीं निकाल पाए ना, तो आप छोड़ दें। इमरान खान आपको निकालना चाहते थे, वो आपको नहीं निकाल सके थे, आखिरी दम तक वो लगे रहे नवाज शरीफ को निकालने में। रही नून लीग, 5 साल पूरे किए नून लीग ने। आप नहीं निकाल सकते इमरान खान को। अभी आ रहे हैं 23 मार्च को, आप कुछ नहीं कर सकते। ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, कुछ नहीं कर सकते। आपकी हैसियत औकात ही नहीं है, ना ये होना चाहिए इस मुल्क में सिलसिला। उनको 5 साल मिले, उनको काम करने दें 5 साल के लिए। वो नहीं काम करेंगे तो इसी तरह मैं, आप, जैगम खान साहब और हारिस नवाज साहब बैठ के हम बात करेंगे, हम बताएंगे कौन को कि ये 5 साल इन्होंने जो है वो चख मारी, इन्होंने झूठ बोला, मुनाफकत की, धोखा दिया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। ये है वो तरीका जिस तरीके के ऊपर हमें गियर स्विच करना पड़ेगा अपनी पॉलिटिक्स का। हमें उस रविश को तर्क करना पड़ेगा। आप आज निकाल दें इमरान खान को, बिल्कुल ठीक, इस रविश को तर्क करना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को आ जाए, आप लिख के रख लें जवाद के इमरान खान इनको ऐसा तिगनी का नाच नचाएगा, ये याद रखेंगे। इनकी साथ पूछते भी सियासत की जो है वो पछतारी होंगी कि हमने ये। चले, आपने थोड़ा थोड़ा टॉपिक को चेंज कर दिया। जगम साहब भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, हारिस नवाज साहब भी। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आसिफ जरदारी साहब का जो 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस था, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नैब ने इस मामले में तजावुज़ किया है, जबकि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कल FIA के रिमार्क काफ़ी सख्त थे। तो क्या कोई बड़ी गिरफ्तारी होने वाली और किसी को रिलीफ मिलने वाला है? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। जैगम खान साहब, आप समझते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आने वाले दिनों में किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने वाला है? कोई इशारे मिल रहे हैं पीपल्स पार्टी को, जिसकी वजह से वो पंजाब में भी अक्सरियत के दावे करती नज़र आ रही है, बल्दियाती इलेक्शन में भी और आने वाले इलेक्शन में भी? और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो कल रिमार्क से उनको देख के लगता है कि उनकी कोई बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है या शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए, रिलीफ तो पीपल्स पार्टी को मिल चुका है। अगर आप पिछले 1.5-2 साल के ट्रेंड्स देखें, जिस तरीके से नैब पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक्ट कर रही है और जिस तरीके से नैब जो है वो दूसरी पार्टियों, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ एक्ट करी, तो आपको वाज़े तौर पर लग रहा है कि मामलात मुख्तलिफ हैं और किसी न किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग पीपल्स पार्टी की उनके साथ हो चुकी है, जो रिलीफ देते हैं या जो शिकंजा कसते हैं। तो वो तो बिल्कुल मसला नहीं है। अब पीपल्स पार्टी क्या पंजाब में कम बैक कर पाएगी? देखिए, जो लाहौर का एक इलेक्शन था वो बहुत ही एक सरप्राइज था, पीपल्स पार्टी के लिए भी एक पॉजिटिव सरप्राइज था। और अगरचे वो सिर्फ एक हल्का है,
अगर ये इस तरह की परफॉर्मेंस उनकी वो रिपीट करते हैं लार्जर जो पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन होगा पंजाब में, तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक तब्दीली होगी। इसलिए तब्दीली होगी कि पीपल्स पार्टी के जो वोट हैं वो तमाम तर पीटीआई ले उड़ी थी। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में आप देखें जिस वक्त से इमरान खान ने पॉपुलर होना शुरू हुआ, तो उस वक्त से हमें ये सर्वे बता रहे थे कि जिस तनासब से पीपल्स पार्टी गैर मकबूल हो रही है, उसी तनासब से इमरान खान मकबूल हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट देखें, 2013 की भी देख लें, 2018 के भी देख लें, तो वाज़े आपको शिफ्ट नज़र आती है कि अगरचे मुस्लिम लीग नवाज के वोट बैंक में कोई डेंट नहीं पड़ा बहुत बड़ा, तो लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है उसमें डेंट पड़ा और वोटों की बड़ी तादाद जो है वो चलेगी पीटीआई की तरफ। अगर पीपल्स पार्टी दोबारा से रिवाइव करती है तो मेरे ख्याल में ये तो एक तो पीटीआई के लिए बुरी खबर होगी और पीपल्स पार्टी के लिए तो अच्छी खबर होगी, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत ही बड़ी फार फेच्ड बड़ी तब्दीली की बात होगी। मुझे नहीं लगता कि पंजाब इस वक्त इस तरह की तब्दीली के लिए तैयार है। मुझे ज़्यादा इम्कान इसी बात का ही नज़र आता है कि अगले इलेक्शन में ठीक पंजाब में जो है वो टू पार्टी सिस्टम की तरह से ठीक 1-to-1 मुकाबले जो हैं वो ठीक पीटीआई आपको नहीं और लगता कि मुस्लिम पंजाब लीग नवाज में तैयार है होकर इतनी जाए। बड़ी तब्दीली के लिए? हारिस नवाज साहब, आप भी यही समझते हैं कि जो बाई इलेक्शन हुआ लाहौर में, उसमें पीटीआई के ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी ने सरप्राइज दिया, या फिर पीपल्स पार्टी अपना पुराना वोट बैंक बहाल करती नजर आ रही है आपको? देखें, पीपल्स पार्टी डेफिनेटली एक्सर्टिंग इन पंजाब, दे वांट टू रीएस्टैब्लिश, रीऑर्गेनाइज। बिलावल भुट्टो भी वहां भी जाके बैठेंगे। ये पीपल्स पार्टी ने क्यों पीडीएम को डिच किया, क्यों पीडीएम को छोड़ा, क्यों जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ बात की गई? बिकॉज दे डोंट वांट कि गवर्नमेंट शुड बी चेंज इमीडिएटली। दे नीड 2 years टू रीएस्टैब्लिश देमसेल्फ इन पंजाब। खासतौर पर सदर पंजाब में तो पहले ही उनका वोट बैंक थोड़ा बहुत है, एंड दे वांट टू हैव एटलीस्ट 15-20 सीट्स इन पंजाब, तो यही सेंट्रल वजह जो पंजाब के रिलीफ अंदर। पीपी को मिलता नजर आ रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी का आई फील का रिलीफ, बिल्कुल मैं जयराम साहब की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिला है। और जाहिर है कि नाउ पीटीआई अंडरस्टूड के टू गो हेड ऑन, तो कोई इशारे भी और मिले फिर हैं अगर पीडीएम रिलीफ में के साथ, पीपल्स कुछ पार्टी भी इशारे भी मिले होती हैं और जिसकी बाकी वजह पार्टीज होती। देखिए, इशारे की बात नहीं, पीडीएम को देखें, पीडीएम भी अगर पीपल्स पार्टी में होती और सारा ग्रुप होता, इट वुड बी वेरी स्ट्रांग। पीपल्स पार्टी के निकलने से पीडीएम को जो बिल्कुल झटका लगा और वो कमजोर हो गई। अब बात यह है कि इस वक्त हमें ये देखना है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बैठ रही है, रीऑर्गेनाइज करेंगे। दे विल ट्राई टू कैश ऑन पीटीए का टूटा वोट और एमएलएन का भी टूटा हुआ वोट। लेट मी टेल यू, डिपेंड करता है कि इनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पीएमएलएन की कैसी है। उसमें रिफ्ट चल रहा है मरियम नवाज का, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का। अब देखना ये है नहीं, कि अब तो इट्स अ कह बिग दिया ना, ट्रायल खाकान अब्बासी टेस्ट साहब ने फॉर। कल वाजे कर दिया हमारे वजीर आजम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे, ये भी एक मैसेज दिया। देखिए, ये बातें चल रही हैं, पर मरियम नवाज इज नॉट टू गिव अप। वो किसी लिहाज से भी शहबाज शरीफ को नहीं लाना चाहती, नजर आ रहा खाकान है। अब्बासी साहब तो मरियम और नवाज ये ग्रुप इसकी के वजह आदमी है ना। से ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम होगी। ये दोनों राइट, की, इसलिए ये कहीं ना कहीं जहां चले, भी उनको ठीक डेंट पड़ा पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी देयर टू कैश। ठीक, जहां आपका पॉइंट पीटीएम है। में डेंट पड़ा, पीटी पीपल्स पार्टी देयर टू कैश। सो दे आर नॉट। ठीक, आपका पॉइंट है। वक्त कम है। अमीर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं, पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिलना और उनके वोट बैंक का बढ़ना, ये सब इशारे हैं कि पीपी बल्दियाती इलेक्शन में वाज़े अक्सरियत ना भी ले सके, कम से कम अपना वोट बैंक जरूर बढ़ाएगी, या पीटीआई का वोट बैंक तोड़ेगी, क्योंकि पीएमएलएन को तो इतना बड़ा डेंट पड़ता नजर नहीं आ रहा। देखिए, वोट बैंक जो है वो तो नहीं आर्टिफिशियली आप बना सकते किसी पार्टी का। आप किसी को फेवर दें या किसी को खींचें, वोट बैंक तो होता है पार्टीज का कम या ज्यादा। हाँ, ये जरूर है कि आपको ये देखें कि पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई जो हालिया आगा सिराज दुरानी की। आगा सिराज दुरानी से पहले जो आखिरी गिरफ्तारी हुई थी पीपल्स पार्टी की, वो 2 साल पहले हुई थी, सितंबर 2019 में। यानी सितंबर 2019 से लेकर दिसंबर 2021 तक पीपल्स पार्टी का कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। यार, आपको और क्या रिलीफ चाहिए भाई? अगर अभी भी किसी को नजर नहीं आ रहा, अगर अभी भी लोगों की आंखों में आंखें नहीं और बंटे लगे हुए हैं या बटन लगे हुए हैं, तो यही कह सकता हूँ। फिर मैं और क्या कह सकता हूँ? इससे बड़ा और क्या रिलीफ मिल सकता है किसी पार्टी को? तो फिर आप समझते हैं बल्दियाती इलेक्शन में जो दावे कर रहे हैं बिलावल साहब कि हम पंजाब से बरतरी हासिल कर लेंगे सबसे ज्यादा, ऐसा होता नजर आ रहा है आपको? यार, आप देख लें, ये अभी खुशाब के अंदर
ये जो खुशाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, 350 वोट, 350 वोट सूबाई असम्बली की नशिस्त पे, ऐसे बलदियाती इलेक्शन जीते जाते हैं। अब ये एक सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जिसमें कंपटीशन नहीं था, जिसमें ना तहरीक लब्बैक कंटेस्ट कर रही थी, जिसमें ना बाकी मजहबी जमातें, जमात इस्लामी, एमडब्ल्यूएम, उनका भी उस तरह से नहीं था, पीटीआई सबसे बड़ी कंटेस्टेंट पंजाब में, वो भी नहीं थी इसमें, और एक पीपल्स पार्टी और एक नून लीग। और आप इसमें देखें, जरा जरा इसी हल्के को आप एनालाइज करके देखें, ये शादियाने बजाने का नहीं, ये शर्म से डूब मरने का मकाम है सियासी अशराफिया के लिए। इसमें 70,000 नया वोटर ऐड हुआ है 2018 के बाद, 70,000। टोटल टर्नआउट कितना था? 18.5%। ये शर्म की बात है या ये हंसने की बात है? ये ढोल पीटने की बात है या डूब मरने की बात है? लोगों का मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट शो हो चुका है इस सिस्टम के ऊपर। लोग रिजेक्ट कर रहे हैं आपके इस सिस्टम को, वो नहीं उनका नहीं एतमाद इसके ऊपर। कोई भी पार्टी आए वो सब कह रहे हैं धोखेबाज है, ये सारे फ्रॉडी हैं। 18.5%। ये कोई देहाती कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है कि जहां पे ट्रकों में भर भर के या ट्रॉलियों में भर के आप वोटर को लेकर आते हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर, पोलिंग बूथ के ऊपर। ये पंजाब का दूसरा बड़ा, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर और दूसरी बड़ी अर्बन क्लास है लाहौर, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शन होना था, वह 18.5% सिर्फ टर्न आउट हो। ठीक, सियासी जमातों के लिए बड़ा 40% भी लोग बाहर नहीं निकलने वोट देने के लिए। बड़ा अहम सवाल, ये निशान है सियासी जमातों के लिए। अमीर अब्बास साहब, क़ता कलामी की माजरत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हारिस नवाज साहब और जगम खान साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यकीनी तौर पर रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है और वो अपने वोट बैंक बढ़ने के दावे भी कर रहे हैं। अगर पीटीआई बरतरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतरी लेती है तो ये पंजाब से हुक्मरान जमात और वफाक से हुक्मरान जमात यानी पीटीआई के लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।